जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट 2026 जो एसएसटी है, ये पेपर 2 का एक सिलेबस है। इसका मैराथन करेंगे। तो टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको एसएसटी की जो सिलेबस है ये बहुत इसमें हेल्पफुल होगा और आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि आगरा में आराम बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। तो आगरा में आराम बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित कर मुगल राजवंश की स्थापना की थी। तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर मुगल राजवंश की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का हमारा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो 1916 में भारत में होम रूल जो आंदोलन है इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये कथन किसका है। तो ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण किस पुस्तक में से प्राप्त होता है। तो कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण राजतरंगिणी से प्राप्त होता है, जिसके लेखक कल्हड़ हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर द्वितीय जिसे सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी। रक्त एवं लौह की जो नीति है ये बलबन ने अपनाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये पेपर 2 में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 है कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुष्यभूति राजवंश की वंशावली किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो नरवर्धन राजा के नाम से प्रारंभ होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। तो इसमें ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति सबसे प्राचीनतम आहार संस्कृति है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले उत्तर भारत कितने महाजनपदों में विभक्त था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जहां
घटनाएं होती हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? तो इसी पूर्ववर्ती नदी सतलुज नदी है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की बाह्य परत को क्रस्ट या परपटी के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का कार्य करती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव थे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति है यह प्राक्कलन समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1949 को कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1949 को नागौर राजस्थान में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चेचक के विषाणु को क्या नाम है, को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो चेचक के जो विषाणु जो वायरस होते हैं इसे वेरियोला वायरस कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो यह इसमें से हरित गृह गैस जो है नाइट्रोजन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों हरित गृह प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है भारत में मृदा के कण घनत्व का औसत मूल्य कितना है? तो भारत में मृदा जो है इसके कण घनत्व का औसत 2.65 ग्राम सेंटीमीटर घन है, क्यूब है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो प्रथम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है खेल विश्वविद्यालय यह मणिपुर में खोला गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह 2018 में खोला गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये पहली बार हुआ है, इसलिए इसका पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा क्यूरोशियो जलधारा है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर की गर्म जलधारा है उनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो जो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है उनको याद करने की ट्रिक मोजा और आग दोनों गर्म होते हैं, तो ये पहला हो जाएगा मोजाम्बिक, मोजा से मोजाम्बिक और आग से आगुल्हास। ये दोनों हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन माना जाता है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन माना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेघालय का पठार वास्तव में किसका विस्तार है? तो जो मेघालय का पठार है यह वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित किस समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी? तो पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के 73वें संशोधन 1992 में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो नगर निगम ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन से संबंधित नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये नगर पंचायत ये से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब बदला गया था? तो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी नवंबर 2014 में बदला गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की 9वीं अनुसूची जिसे पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था किससे संबंधित है? तो संविधान की 9वीं अनुसूची से पहले संविधान संशोधन द्वारा जो 1951 में हुआ था इसको भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन जोड़ा गया, इससे संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन पकाने की वह कौन सी विधि है जिससे पोषक तत्व सबसे कम नष्ट होते हैं और सर्वोत्तम मानी जाती है? तो जो भोजन पकाने की वह विधि होती है उबालने में पोषक तत्व सबसे कम नष्ट होते हैं और सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम शरीर में किस क्रिया में सहायता करती है? तो जो ट्रिप्सिन होती है प्रोटीन के पाचन में सहायता करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेफर विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किस परिस्थिति में किया जाता है? तो सेफर विधि का प्रयोग मुख्य रूप से रोगी के पानी में डूबने पर कृत्रिम श्वसन के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सतत विकास या संपोषणीय विकास की संकल्पना सबसे पहले किस रिपोर्ट में दी गई थी? तो सतत विकास या संपोषणीय विकास ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट में 1987 में दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएसटी का। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरहर की प्रसिद्ध जो संकर हाइब्रिड किस्म है कौन सी है? तो अरहर की सबसे हाइब्रिड जो किस्म होती है वह ICPH 8 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो जो ग्रीन हाउस गैस में सब्जियां उगाई जाती हैं उस विधि को वेजिटेबल फॉर्सिंग कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों में मृदा अपरदन को रोकने और बाग लगाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन को रोकने और बाग लगाने की विधि को समुच्च या सीढ़ीदार विधि कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम के कमी के कारण हड्डियों के कमजोर होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब वृद्धावस्था होता है तो उसमें कैल्शियम की कमी होती है जिससे हड्डियां लचीली पड़ जाती हैं। इसे ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन का नाम क्या है? तो हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन का नाम ग्लोबिन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचम सवारी ताल जो कथक नृत्य के साथ बजाई जाती है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो पंचम सवारी ताल जो कथक नृत्य के साथ बजाई जाती हैं इसमें 15 मात्राएं होती हैं।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और इसके रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम जो है पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन 1986 में गाया गया था और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीत में राग भैरव के गायन का सही समय क्या है? तो शास्त्रीय संगीत में राग भैरव के गायन का सही समय प्रातः काल है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का औसत अनुपात क्या होता है? तो सामान्य जो मृदा और कार्बन का जो नाइट्रोजन का औसत होता है, ये इसका अनुपात 10 और 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य जिसे मोटो कहते हैं क्या है? तो ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य मोटो है अल्टियस, सिटियस और फोडियस है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घुटने की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन सबसे अच्छा माना जाता है? तो घुटने की शक्ति बढ़ाने के लिए वज्रासन जो होता है इसे सबसे अच्छा माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं को किन युद्धों में पराजित होने के बाद भारत से निर्वासित होना पड़ा था? तो हुमायूं को जो चौसा का युद्ध हुआ था उससे युद्ध में पराजित हो गया तो उससे भारत से निर्वासित कर दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर चौसा और कन्नौज का 2 युद्ध हुआ था जिसकी वजह से उसे भारत से निर्वासित कर दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में किस किले के जीतने के प्रयास में तोप का गोला फटने से हुई थी? तो शेर शाह की मृत्यु 1545 में कलिंजर का किला जो है यहाँ पे जब जीतने के प्रयास में तोप का गोला फटा था तो उससे उसको बहुत ही गंभीर चोटें आई थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या का बदला लेने के लिए हत्या कर दी थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जब हुई उनके सर पे लाठी लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ये तीनों लोगों ने सैंडर्स की हत्या के लिए बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित मराठा और केसरी क्या थे? तो ये मराठा और केसरी समाचार पत्र थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक 1924 में महात्मा गांधी ने एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो किरातार्जुनीयम के महाकाव्य के रचयिता भारवी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की देखरेख के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की देखरेख के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिजदा और बैबोस राजा के सामने झुकना और चूमना, इसका अर्थ होता है कि जो सिजदा और बैबोस है इसका मतलब राजा के सामने झुकना और पैरों को चूमना। ये प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो ये बलबन ने शुरू की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चट्टग्राम जो शस्त्रागार विद्रोह 1930 का नेतृत्व किसने किया जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है? तो चट्टग्राम जो शस्त्रागार विद्रोह जो 1930 में हुआ था उसका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस जैन विधि से प्राण त्यागे थे?
तो मौर्य सम्राट जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने संलेखना, ये उपवास होता है, इस विधि से जो जैन विधि का संलेखना ऐसा विधि है जिसमें भूखे प्यासे रह के अपने प्राण त्यागे जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत विवरण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो समुद्रगुप्त की विजयों का जो विस्तृत विवरण है यह प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है, जो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो वेनसांग है ये हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है जो हिमालय को काटकर बहती है? तो जो पूर्ववर्ती नदी सतलुज नदी भी है और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों पूर्ववर्ती नदी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो हिमालय को काट कर बहती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मोह असंबद्धता किन दो परतों को अलग करती है? तो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग में मोह असंबद्धता है, जो ये क्रस्ट और मेटल को अलग करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि G7 समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो G7 समूह की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? तो वसा की जो पाचन में जो एंजाइम सहायता करता है उसे लाइपेज कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के लिए किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये 1992 में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो जो भारत का जो मध्य प्रदेश है इसे सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे बड़े भूभाग पर कौन सी मिट्टी विस्तृत है? तो सबसे बड़े भूभाग पर भारत में पाई जाने जलोढ़ मिट्टी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में योजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो शिक्षा में योजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, यह करके सीखने पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वंदे मातरम को संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था? तो वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक कोर को बाह्य कोर से अलग करने वाली जो असंबद्धता है कौन सी है? तो इसे लेहमैन संबद्धता कहा जाता है, असंबद्धता कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो आंतरिक कोर और बाह्य कोर को अलग करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी मेटल और जो निचली मेटल है के बीच पाए जाने वाले जो संक्रमण परत है उसको क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी पर मेटल और निचली मेटल के बीच पाए जाने वाले जो संक्रमण परत है उसे रेप्टी असंबद्धता कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्लाह सुसी क्यों रो रही है? ट्रिक किस महासागर की गर्म जलधाराओं को याद करने के लिए बताई गई है? तो यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं के याद करने के लिए बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इरमिंजर और गिन्नी की जो जलधाराएं हैं किस महासागर की गर्म जलधाराएं हैं? तो यह इरमिंजर और गिन्नी जो जलधाराएं हैं यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबल मंदेव जल संधि
किन दो जल निकायों को जोड़ने का कार्य करती है? तो जो बाब अल मंदेव है यह लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने का कार्य करती है, जो अदनान की खाड़ी में है स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिब्राल्टर की संधि किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है? तो जो जिब्राल्टर की जल संधि है यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए जाते हैं? 29 विषय प्रदान किए जाते हैं। पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल 100 सब्जेक्ट हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं, समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल 52 सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट इसमें नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रुप G7 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? तो G7 में भारत इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का जो 124 अनुच्छेद है यह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने वाली 12वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन से द्वारा जोड़ी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूक्लियस एंजाइम शरीर में किसके पाचन में मुख्य रूप से सहायता करता है? तो न्यूक्लियस एंजाइम जो है ये न्यूक्लिक अम्ल को मुख्य रूप से पाचन में सहायता करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एमाइलेज और माल्टेज एंजाइम भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक होते हैं? तो एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट के जो घटक होते हैं इसे पाचन में सहायक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैसिलस टाइफस नामक बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो बैसिलस टाइफोस जो होता है, जो बैक्टीरिया है, इसे टाइफस बुखार होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संतुलित आहार में विटामिन और खनिज लवण को क्या कहा जाता है? तो संतुलित आहार में विटामिन और खनिज लवण को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृदा वर्ग जो होते हैं वो कणों के अपेक्षित अनुपात को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षित अनुपात को वैज्ञानिक भाषा में मृदा प्रकार के नाम से जाना जाता है, सॉइल टेक्सचर के नाम से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 2025 के संदर्भ में ज्योति आरा जी को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो एथलेटिक्स खेल के क्षेत्र में उन्हें ज्योति आरा जी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1890 के दशक में किस विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठाई थी? तो स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने 1890 में संविधान सभा की मांग उठाई थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इत्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो हर्षवर्धन की राजधानी भी थी? तो इत्र की नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है जो हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि
सरहिंद का युद्ध किस वर्ष हुआ था जिसमें हुमायूं ने भारत में अपनी सत्ता पुनः स्थापित कर ली थी? तो 1555 में जब सरहिंद का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं ने भारत में अपनी पुनः सत्ता स्थापित कर ली थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएसटी के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कम्बोज महाजनपद की जो राजधानी है क्या है? तो कम्बोज महाजनपद की जो राजधानी है यह हाटक या राजपुर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मत्स्य जनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो मत्स्य जनपद की राजधानी महाजनपद की राजधानी विराटनगर था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वत्स जो महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वत्स महाजनपद जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सब सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी टेट हो या सी टेट हो, एसएसटी जो हमारा चैप्टर एसएसटी सिलेबस है इसमें भर भर के पूछता है इन सब से महाजनपदों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्मक महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन या पत्तन था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्रक शिला और इंसेलबर्ग जैसी आकृतियों के निर्माण के लिए कौन सा अपर्दन कारक उत्तरदायी है? तो जो छत्रक शिला और इंसेलबर्ग जैसी आकृतियों का निर्माण पवन उत्तरदायी होता है, पवन कारक उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? तो वैज्ञानिकों के गणनाओं के अनुसार पृथ्वी की औसत जो त्रिज्या है, रेडियस है, यह 6371 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वेज नहर की कुल लंबाई लगभग कितनी है जिसे 1869 में यातायात के लिए खोला गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। तो जो स्वेज नहर की कुल लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है जिसे यातायात के लिए 1869 में यातायात के लिए खोल दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ईवीएस का भी है और एसएसटी का भी है, दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन को जो राजा की उपाधि है किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने उनको प्रदान की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बहुत ही मिलेगा, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान की संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की जो संघ सूची है इसमें 100 विषय हैं। इसका
ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और समवर्ती सूची में 52 है, 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की जो राज्य सूची का विषय है उसमें 61 सब्जेक्ट हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट की पाठ्य योजना मुख्य रूप से किस स्तर के सीखने पर केंद्रित करती है? तो जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट हैं, इनकी जो पाठ्य योजना है ये स्मृति स्तर पर सीखने पर केंद्रित करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये CDP में भी पूछता है और EVS में भी पूछता है और देखिए SST में भी पूछा है। अगला प्रश्न है कि इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध कन्नौज प्राचीन राजा की राजधानी थी। तो इत्र नगरी जो कन्नौज है ये हर्षवर्धन की प्राचीन राजा की राजधानी थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।